बताओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। ये कहानी लेखिका क्रेजियंस द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के सारे राइट्स लेखिका के पास सुरक्षित हैं। ये कहानी यूट्यूब पर पहली बार अपलोड की गई है। अगर ये कहानी कहीं और प्रकाशित हुई तो उसको नियमों के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप आपके चैनल पर कॉपीराइट भी आ सकता है। तो कृपया करके इस कहानी को चोरी करने की कोशिश ना करें। देव निवास में हर तरफ खुशियों का माहौल था। कल से घर के हर इंसान का चेहरा खुशी से दमक रहा था। और खुश हो भी क्यों ना भाई, कल घर के इकलौते चिराग यानी अभय की शादी का शुभ मुहूर्त जो निकाला है पंडित जी ने, वो भी बड़ी जल्दी, ठीक 1 महीने बाद का। अब जो दृश्य हर भारतीय शादी वाले घर का होता है, वही दृश्य देव निवास का भी था। जिस तरह हर शादी में दुल्हा दुल्हन से ज़्यादा खुश उनके घर वाले होते हैं, खासकर छोटे भाई बहन। आखिर अपने बड़े भाई बहन की शादी में उन्हें फुल एंजॉय करने का मौका जो मिलता है, क्योंकि काम की सारी जिम्मेदारी तो बड़ों को ही संभालनी होती है। देव निवास के लिविंग रूम का नज़ारा कुछ ऐसा था। नीलांजना, पंडित जी को भी इतनी जल्दी का ही मुहूर्त मिला था। इतने कम समय में सारी तैयारियां कैसे होंगी, सोच सोच कर मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। देव, अरे वो सब छोड़ो तुम। सबसे पहले तो कल जाकर मैं वेडिंग हॉल बुक करवाता हूँ, नहीं तो फिर बुकिंग नहीं हो पाएगी। और तुम सब लोग आपस में डिसाइड करके बता दो कि खाने में क्या क्या आइटम्स हमें रखनी है। साथ साथ किसी अच्छी केटरिंग सर्विस से बात करके इस काम को भी निपटाता हूँ कल। नीलांजना, सुनिए जी, वो पिछली गली वाले दुबे जी हैं ना, उनके बेटे की शादी का खाना बड़ा स्वादिष्ट था। आप वही वाले केटर्स बुक करना जी। देव, अच्छा फिर ठीक है, आज ही दुबे जी से उस केटरिंग सर्विस का नंबर लेता हूँ। बाबूजी, अरे बुद्धू, बेटे की शादी की खुशी में लगता है पागल हो गया है। केटरिंग का ऑर्डर देने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि हम कितने लोग शादी में आमंत्रित करने वाले हैं। उसी के हिसाब से फिर ऑर्डर दिया जाएगा। अम्मा, हाँ एकदम ठीक कहा आपने। सबसे पहले देव, आने वाले मेहमानों की सूची तैयार कर। मेरी सारी सहेलियों का नाम सूची में याद से डाल देना। अपने इकलौते पोते की शादी का निमंत्रण मैं अपनी सारी सहेलियों को दूंगी। देव, ठीक है अम्मा। एक तरफ जहां देव और नीलांजना का इतने कम समय में शादी की तैयारियां कैसे होंगी सोचकर पहले से ही बीपी बढ़ा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर अभय की छोटी बहन रिया अपने लैपटॉप में नजरें गड़ाए भाई की शादी के लिए ऑनलाइन ड्रेसेस और मैचिंग एक्सेसरीज देखने में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थी। अब तक कुछ 15-20 अलग अलग ड्रेसेस सिलेक्ट करके उसने अपने कार्ट में भी डाल ली थी। आखिर अपने भाई की शादी में हर बहन को सबसे खूबसूरत और सबसे अलग जो दिखना होता है, जिसकी तैयारी रिया ने आज से ही शुरू कर दी थी। आखिर इकलौते भाई की शादी थी और रिया एकदम परफेक्ट, एकदम खास दिखने में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और अभय, ये महाशय तो सोफे पर पसरे, पैर पर पैर रखे, कानों में हेडफोन्स लगाए, सबसे बेखबर अपने फ़ोन पर गेम खेलने में बिजी थे, जैसे शादी इनकी नहीं पड़ोस वाले शर्मा अंकल के बेटी की हो, जहाँ इन्हें बारात में बाराती बनकर जाना हो, शादी के खाने का लुत्फ उठाकर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करके वापस आ जाना हो। अरे भाई, कोई इन महोदय को बताए कि शादी इन्हीं की है। माना कि ये दुल्हा है, आकर्षण का केंद्र है, पर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि अपनी शादी की तैयारियों में कोई दिलचस्पी ना दिखाएं। शादी के बाद जिस तरह दुल्हन में दिलचस्पी दिखाएंगे, उसी तरह अब भी दिखानी चाहिए। क्यों, सही कहा ना? रात में डिनर के बाद जैसे ही नीलांजना अपने कमरे में जाती है तो अभय भी आ जाता है और अपनी मम्मी की गोदी में सर रखकर आराम से लेट जाता है। पीछे पीछे रिया और देव भी चले आती हैं। रिया भाई को माँ की गोद में लेटा हुआ देखकर हंसते हुए चिढ़ाने के अंदाज में कहती है, मम्मी, ये नज़ारा कुछ ही दिन का है, वैसे कुछ दिनों बाद तो भाई भाभी की गोदी में शिफ्ट होने वाले हैं। अभय इस बात पर उसको तकिया फेंक कर मारता है, जिसे रिया कैच कर लेती है।
अभय अपनी माँ को प्यार जताते हुए, मेरी मम्मी सबसे स्पेशल है और मम्मी की गोदी भी, और इस गोद का लुत्फ मैं जिंदगी भर उठाना चाहता हूँ, कहते हुए अपनी माँ का हाथ चूम लेता है। नीलांजना, बेटा, रिश्ते तो सभी खास होते हैं, चाहे माँ बाप का हो या पति पत्नी का। बस हमें रिश्तों में सामंजस्य बिठाना आना चाहिए। कुछ सोचते हुए फिर वह अपने दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि अपनी और पापा की स्टोरी सुनाओ। आज वो वक्त आ चुका है कि हम तुम्हें अपने कुछ खास एहसास बताएं। कुछ ही दिनों बाद तुम भी बंधन में बंधने वाले हो और हम नहीं चाहते कि तुम कोई भी गलती करो। तो चलो, आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ। अभय एक्साइटमेंट में उठकर बैठ जाता है और रिया भी अपनी माँ के एकदम करीब बैठ जाती है। नीलांजना अपनी और देव की कहानी अपने बच्चों को सुनाना शुरू करती है। वैसे देव को हमेशा से ही लव मैरिज का शौक था, लेकिन लव करने के मौके जिंदगी में बहुत कम मिले उसे, क्योंकि उसके पिता मोहनलाल ने उसका दाखिला बॉयज स्कूल में कराया, जहाँ कोई लड़की देखने को क्या, किसी लड़की का नाम तक कानों में नहीं पड़ता था। उस बेरौनक जगह पर देव ने 14 साल जैसे तैसे इस आस में गुजार दिए कि चलो कुछ दिन बाद कॉलेज ज्वाइन करना है, वहाँ की रंगीनी से दिल बहलाएंगे। लेकिन किस्मत का सितम देखो कि कॉलेज में एडमिशन से पहले ही नीलांजना की उनकी जिंदगी में एंट्री हो गई। नीलांजना देव की अम्मा की दूर की रिश्तेदार थी, जो हाई एजुकेशन हासिल करने आगरा से दिल्ली आई थी। अब भला हाई एजुकेशन अपने ही शहर में रहकर नहीं हो सकती है, बल्कि ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। लेकिन क्या किया जाए, जब किसी के मार्क्स को ज़्यादा ही आ जाएं, तो अपने शहर की यूनिवर्सिटी ज़रा छोटी लगने लगती है। अब शायद ऐसा ही कुछ नीलांजना के साथ हुआ होगा, ऐसा देव का ख्याल था। इसलिए उसने इस बड़े से शहर की बड़ी से यूनिवर्सिटी में अपनी एंट्री ज़रूरी समझी। देव को नीलांजना के उसे कॉलेज में दाखिला लेने से बिल्कुल आपत्ति ना होती, अगर उन दोनों का डिपार्टमेंट एक ना होता। आपत्ति तो वैसे देव को नीलांजना के नाम से भी थी। अपनी अम्मा के मुंह से नीलांजना का नाम ना जाने दिन में कितनी बार सुन सुनकर देव के तो कान पक गए थे। देव अपनी अम्मा से मुंह बनाते हुए, ये क्या बात हुई, ये कैसा अजीब सा नाम है, नीलांजना, कीमती नीला पत्थर और हनुमान जी की माँ, ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। देव ने नीलांजना के नाम से पहले दसियों बार अम्मा के मुंह से उसके नाम पर हैरानी जताई। नीलांजना का तो अभी पता नहीं कि वो प्यारी सी मासूम सी लड़की देव को पसंद आएगी या नहीं, लेकिन फिलहाल तो देव को नीलांजना का नाम बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। अम्मा देव की बात का जवाब देते हुए, ओहो, क्या हो गया है तुझे देव मेरे बच्चे, कितनी बार तो तुझे बताया है, फिर भी हर बार भूल जाता है कि उसकी नानी और दादी दोनों पड़ोसने थी। दोनों का घर आमने सामने था। दोनों में वैसे तो बिल्कुल नहीं बनती थी। 36 का आंकड़ा रहता था दोनों में, एक उत्तर तो दूसरी दक्षिण। लेकिन क्या करती, उनके हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि नीलांजना की माँ प्रियदर्शिनी और पापा प्रकाश का विवाह उनके दादा दादी ने बचपन में ही तय कर दिया था, जब हम सब लोग गांव में रहा करते थे तब। इसीलिए नीलांजना की दादी और नानी को मन में सोच कर बड़ों की बातों का मान रखकर अपने बच्चों की शादी करनी पड़ी। जब नीलांजना का जन्म हुआ तो दोनों घरों में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। वो थी ही बड़ी प्यारी, बड़ी बड़ी कटोरा सी आंखें, दूध सा उजला रंग, छोटी सी नन्ही सी गुड़िया थी। लेकिन जब अवसर आया बच्ची के नामकरण का, तो नानी ने नाम रखा नीलम और दादी ने अंजना। कई दिनों तक दोनों में बच्ची के नाम को लेकर बहस चलती रही, लेकिन फिर भी नाम का फैसला नहीं हो पाया। तो एक दिन उसके पिताजी प्रकाश ने नीलम और अंजना को मिलाकर नाम रख दिया नीलांजना, और सीधा बर्थ सर्टिफिकेट ही बनवा लिया कि अब दोनों खुश हो जाएंगे। देव, हे भगवान, ऐसी नानी और दादी तो किसी को भी ना दे। अम्मा, हट पगले, अरे यूं कहे कि भगवान लंबी आयु दे दोनों नानी और दादी को। अभी तो भगवान की दया से दोनों जीवित हैं और स्वस्थ भी।
अम्मा ने देव को टोका तो वह ठंडी सांस भर कर रह गया। कहता भी क्या, दिल ही दिल में तो वह सोच रहा था कि अगर दोनों नानी और दादी पड़ोसी थी तो दोनों ने एक दूसरे के समधन बनना कैसे गवारा किया। सिर्फ बड़ों की बातों का मान रखने के लिए। वाह क्या बात है। अम्मा सुबह के 5:30 बजे। देव, ओ बेटा देव, जल्दी उठ। प्रकाश ने बताया था कि नीलांजना की ट्रेन सुबह 6 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। तू जल्दी उठकर खड़ा हो, कहीं ऐसा ना हो वो बेचारी बच्ची पहुंच भी जाए और तू यहाँ सोता ही रहे। देव उबासी लेते हुए। क्या अम्मा, सुबह सुबह क्यों जगा रही हो? मैं क्या उसका कोई नौकर हूँ जो उसके आने से पहले ही वहां जाकर हाजिर हो जाऊं? वो टैक्सी से भी तो आ सकती है ना। अम्मा देव के ऊपर से चादर खींचते हुए। देव, ऐसा नहीं कहते बच्चे, वो मेहमान है हमारी, और फिर उसे घर का पता भी तो मालूम नहीं होगा ना। वो खुद कैसे आ जाएगी? तू जल्दी उठ, वक्त बर्बाद मत कर। देव, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं उठ रहा, मुझे अभी और सोना है। तभी देव के कानों में उसके पिताजी की गरजदार आवाज़ पड़ती है। देव उठो, आने वाले मेहमान क्या स्टेशन पर खड़ी अपना सामान लिए तुम्हारा इंतज़ार करती रहेगी? लड़कियों की इज्जत करना सीखो। पिताजी की रौबदार आवाज़ कानों में पड़ते ही देव तुरंत बिस्तर छोड़कर खड़ा हो जाता है। अम्मा प्यार से देव का गाल थपथपाते हुए। ये हुई ना बात, मेरा प्यारा बच्चा। अब जा जल्दी, तब तक मैं कुछ नाश्ते पानी का इंतज़ाम करती हूँ। अम्मा के आग्रह करने पर देव को दिल पर पत्थर रखकर नीलांजना को रेलवे स्टेशन लेने जाना ही पड़ा। देव मन ही मन में, अम्मा और पिताजी जिस तरह से उस नीलांजना के आने से पहले ही उसको भाव दे रहे हैं ना, उससे तो लगता है ये लड़की आने वाले दिनों में अम्मा और पिताजी की टॉप प्रायोरिटी बनने वाली है। ये लड़की लगता है मेरे ही घर में मेरा ही पत्ता साफ करवाएगी। आई बड़ी महारानी कहीं की। खुद से बातें करता देव नीलांजना को रिसीव करने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और घर की एल्बम में नीलांजना की एक पुरानी धुंधला चुकी तस्वीर के आधार पर उसको पहचानने के लिए नजरें इधर उधर दौड़ाता है। तभी उसकी नज़र सामने से आती लड़की पर पड़ती है। सफ़ेद चूड़ीदार सूट और सफ़ेद दुपट्टा, काजल से भरी झील से गहरी सुरमई आंखें, गुलाबी होंठ, गोल चेहरा, गुलाबी गाल, लंबे घने कमर तक आते काले घुंघराले बाल, जिसकी हवा में लहराती लटें उसके गुलाबी गालों को बार बार चूम जाती थी। कानों में सिल्वर झुमके, हाथों में सिल्वर चूड़ियाँ और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि देव उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। एक बार को उसे देखकर देव खो सा गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद के जज्बातों को काबू में करते हुए अपने मन में ही सोचा, नहीं नहीं देव, ये लड़की थोड़ी चालाक प्रवृत्ति की जान पड़ती है। आने से पहले ही अम्मा पिताजी को झांसे में लिया हुआ है। देव बेटा, इतनी जल्दी इसके हुस्न के जाल में मत फंस जाना। वैसे भी ये हुस्न परियां अंदर से एकदम दुष्ट परियां होती हैं। बस यही बात सोचकर देव ने दिल में आए जज्बात को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि उसने अपने दिल के जज्बातों को दिमाग के विचारों से ढक दिया था, पर देव को ये नहीं मालूम कि दिल कभी बांधे नहीं बंधा। उस लड़की के कदम जैसे ही देव की तरफ बढ़ रहे होती हैं, उसके हर कदम पर देव की हर धड़कन यही कह रही होती है कि काश यही नीलांजना हो। और देव के दिल की मुराद पूरी हुई, क्योंकि वो सच में नीलांजना ही थी। नीलांजना के आने से पहले ही उसने दादी और नानी नाम की चक्की के 2 पाटों के बीच पिसने वाली नीलांजना की बेचारे सी तस्वीर बना रखी थी। बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज, एक अलग ही रौब था। उसने पहले दूर से ही देव को देखा, फिर जब उसके करीब आई तो वो भी देव को एक पल के लिए देखती ही रह गई। लोअर टी शर्ट पहने हट्टा कट्टर नौजवान, लेकिन अभी अभी नींद से जागा हुआ, आंखें मिचलता हुआ उसके सामने खड़ा था। लेकिन जैसे ही नीलांजना उसके और करीब आई तो उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। नीलांजना, आप ही देव हैं? देव, आप ही नीलांजना हैं? नीलांजना, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देव, अब क्या जवाब दूं इस सवाल का जब मैं आपके नाम से ही आपको पुकार रहा हूँ? नीलांजना,
लेकिन मुझे जानना भी तो ज़रूरी है ना कि क्या आप ही मोहनलाल अंकल के बेटे देव हैं? देव, मैं आपके अंकल का ही बेटा हूँ। अगर तसल्ली हो गई हो तो चलें, या अब मैं अकेला ही चला जाऊँ? आ जाना फिर खुद ही। नीलांजना, आप तो गुस्सा हो गए देव, चलिए चलते हैं। नीलांजना देव के साथ घर चली आई। रास्ते भर दोनों लोग खामोश रहे। घर आकर देव की माँ नीलांजना को देखकर बहुत खुश हुई और उसे गले से लगा लिया और उसका परिचय पहली बार देव से कराया। तब नीलांजना को मालूम पड़ता है कि देव का दाखिला भी उसी कॉलेज में हुआ है, और तो और दोनों का डिपार्टमेंट भी सेम ही है। देव और नीलांजना दोनों ने ही अपने करियर की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कॉमर्स स्ट्रीम को चुना और दोनों ने ही इत्तेफाक से बीकॉम में दाखिला लिया। नीलांजना ने देव की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, तो आप मेरे ही डिपार्टमेंट में हैं। अम्मा के इंट्रोडक्शन करवाने पर उसने बड़ी जांचती नज़रों से देव को देखा, जबकि देव ने नीलांजना के मुंह से अनायास ही निकले मेरे डिपार्टमेंट शब्द पर कुछ ज़्यादा ही गौर किया। देव मन ही मन में, बड़ी अजीब लड़की है, मेरा डिपार्टमेंट तो ऐसे बोल रही है जैसे पूरा कॉमर्स डिपार्टमेंट आगरा से अपने साथ गिफ्ट में लाई हो। अभी तो इसको इस शहर की हवा में सांस लिए कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं, इतनी जल्दी अपना हक जताना शुरू कर दिया। देव बॉस, इस लड़की से थोड़ा बचकर ही रहना। इसका एटीट्यूड बता रहा है कि ये लड़की सच में आफत की पुड़िया है। देव ने भी नहले पर दहला मारते हुए नीलांजना की बात का जवाब दिया। जी, मैं आपके डिपार्टमेंट में नहीं, आप मेरे डिपार्टमेंट में हैं, क्योंकि मेरा दाखिला आपसे पहले हुआ था। नीलांजना कुछ कहती इससे पहले ही अम्मा चाय नाश्ता लेकर आ गई। चाय का कप नीलांजना के हाथ में थमाते हुए बोली, और बेटा, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नीलांजना, नहीं नहीं आंटी, कोई दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी देर तक अम्मा, पिताजी और नीलांजना बैठकर बातें करते रहे। फिर वार्तालाप ने एक नया मोड़ लिया और इस बात की चर्चा होने लगी कि अकेली जवान लड़की इस बड़े से अनजान शहर में रहेगी कहाँ, क्योंकि जवान लड़की का अकेले हॉस्टल में रहना दादी और नानी दोनों को ही गवारा नहीं था। समधन बनने के बाद ये पहली ऐसी बात थी जिस पर दोनों की राय एक ही थी। हालांकि हॉस्टल में कोई अकेला थोड़े होता है, पर फिर भी उस जमाने में अकेली जवान लड़की का हॉस्टल जैसी जगहों पर रहने में कुछ आपत्तिजनक माना जाता था। देव का दिल तो चाहा कि जाकर दादी और नानी दोनों को हॉस्टल के फायदे गिनवाए। अभी चर्चा का बाजार गर्म ही था कि अचानक से कॉन्फिडेंस से भरपूर नीलांजना बोल पड़ी, अंकल आंटी, मैं किसी के घर किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। क्या अच्छी सोच है, वाह। हालांकि उस वक्त नीलांजना की खुदारे देव को उसका ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा था, फिर भी उसने नीलांजना की हाँ में ही हाँ मिलाई, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नीलांजना उसके घर पर रहे। देव के इस जवाब में अम्मा ने उसे घूर कर देखा। पिताजी, तो फिर बेटा क्या सोचा है तुमने, कहाँ रहोगी? नीलांजना, आंटी अंकल, आप मेरे रहने की इतनी चिंता मत कीजिए, मैं यहीं कहीं एक ठीक ठाक सा कमरा देख लूंगी किराए पर। नीलांजना की बात पर अम्मा चौंकते हुए बोली, नहीं नहीं बच्ची, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? किराए पर कमरा देखोगी, वो भी हमारे होते हुए? तुम्हारे ऐसा करने से हमारी तो नाक ही कट जाएगी। गांव जाकर तुम्हारे पिता और माँ को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे? दिल्ली जैसी महानगरी में हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। नीलांजना अम्मा को तसल्ली देते हुए बोली, अरे आंटी, अकेले कहाँ, इतने लोग किराए पर रहते हैं, मैं भी रह लूँगी। और फिर आप माँ पिताजी की फिक्र मत करें, उनसे तो मैं पहले ही किराए पर रहने की अनुमति लेकर आई हूँ। अम्मा, बेटा तुम समझो थोड़ा, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, क्या पता कैसे मकान मालिक मिले। अगर तुम्हें एक खरोंच भी आई तो हम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। पिताजी भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी आंटी एकदम सही कह रही है बेटा,
हमारे होते हुए तुम किराए पर रहोगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। नीलांजना एक बार अम्मा का मुंह ताकती तो एक बार पिताजी का। आखिरकार पिताजी के होनहार दिमाग में इस समस्या का हल निकाल ही लिया। पिताजी, लो, हमने ढूंढ लिया तुम्हारी समस्या का हल। बेटी, तुम यही चाहती हो ना कि किसी के ऊपर बोझ ना बनकर किराए के मकान में रहो? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम किराए पर ही रहो, लेकिन हमारे ही घर में। भाई देखो, कहीं और भी तो तुम किराए का कमरा लोगी ही ना, तो तुम हमारे ही घर में किराएदार की हैसियत से क्यों नहीं रह सकती हो? अम्मा तो पिताजी के इस आइडिया पर फिदा ही हो गई। वहीं दूसरी ओर नीलांजना को भी पिताजी का आइडिया खासा सही लगा। किराए पर रहने में उसकी खुददारी भी बनी रहेगी और इस तरह वो अम्मा पिताजी के छत्र छाया में भी रह सकेगी। तो आखिरकार सब लोग इस बात पर खुश हो गए कि नीलांजना देव निवास में ही किराएदारी के तौर पर रहेगी, लेकिन खाना अम्मा के जिम्मे होगा। यानी अब सारे प्रॉब्लम्स जैसे सेट हो गए थे। पर देव के दिमाग में कुछ खटक रहा था। देव मन ही मन में, इस आफत की पुड़िया ने आते ही मेरे घर मेरे माँ बाप पर कब्जा ही कर लिया। देव बाबू, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। इससे पहले पानी सर के ऊपर जाए, अम्मा और पिताजी से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। जब यह आते ही हक जमा रही है तो आगे आगे क्या ही करेगी। अभी जाकर इसका रास्ता साफ करवाता हूँ। मन ही मन सोचकर देव रात को अपनी अम्मा और पिताजी के कमरे में जाता है ताकि वो नीलांजना का पत्ता साफ करवा सके। देव अपना खुराफाती दिमाग इस्तेमाल करते हुए, अम्मा, पिताजी, मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। पिताजी और अम्मा एक साथ, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? देव, बात बहुत सीरियस है अम्मा पिताजी, आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अम्मा, हाँ हाँ, पर बता तो सही, आखिर बात क्या है? देव, अम्मा, आपने पिछले हफ्ते का बुधवार का अखबार पढ़ा था? अम्मा, मैंने तो नहीं पढ़ा, तेरे पिताजी ने तो पढ़ा होगा। पिताजी, अरे बेटा, साफ साफ बता ना, क्या था बुधवार के अखबार में? देव, पिताजी, वो मेरा दोस्त था ना मोहन, आप तो जानते हैं ना उसको। पिताजी, हाँ वही ना जो लक्ष्मी नगर में रहता है। देव, हाँ पिताजी वही। आपको पता है उसके मामा जी के साथ क्या हुआ? अम्मा और पिताजी हैरानी के साथ, क्या हुआ बेटा उनके साथ? देव, रात के अंधेरे में उनका मर्डर हो गया है, वो भी तेज धारदार हथियार से उनका गला रौंद दिया गया। बड़ी ही बेरहमी से उनका कत्ल किया गया पिताजी। जिसने भी उनका शव देखा उसकी सांसें गले में अटक गई। ऊपर से लाखों के गहने भी चोरी कर लिए गए। अम्मा, हे भगवान, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? लोगों के दिल में दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती क्या? मुझसे तो एक मक्खी भी नहीं मारी जाती है। पिताजी, पर ये सब किया किसने है? देव, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हुए, अम्मा पिताजी, वही तो मैं आपको बताने वाला था अभी। आपको पता है ये सब किसने किया? पिताजी और अम्मा दोनों दिल थाम कर जो देव की खूनी दास्तान सुन रहे थे, एक साथ बोले, किसने किया? देव माहौल में थोड़ा खौफ पैदा करते हुए, ये सब किया है उनके किराएदार ने। दो पति पत्नी जो साल भर से मोहन के मामा के यहाँ रह रहे थे। मोहन के मामा तो उनको अपनी फैमिली की तरह मानते थे, फिर भी देखो क्या किया उन्होंने। अम्मा और पिताजी दोनों डर से एक दूसरे को देखने लगे। देव, अब कुछ समझ आया आपको? आप भी वही गलती करने जा रहे हैं जो मोहन के मामा ने की। पिताजी, मतलब मैं समझा नहीं। देव, अरे पिताजी अम्मा, आप दोनों कितने भोले हैं। देखिए इस लड़की को जो आपने बड़ी खुशी खुशी बिना सोचे समझे किराए पर रहने की अनुमति दे दी है, आप जानते ही क्या है इसके बारे में। देखिए अम्मा, जो जितना भोला लगता है ना, उसके मासूम चेहरे के पीछे उतना ही खतरनाक कातिल छुपा होता है। पिताजी देव को हड़काते हुए, एकदम चुप, जाहिल इंसान, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम बेचारी बच्ची के बारे में? नीलांजना प्रकाश और प्रियदर्शिनी की बेटी है। तुम्हें पता है
उसके दादा और तुम्हारे दादा पक्के मित्र ही नहीं, एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर्स भी थे। दोनों में भाई जैसे संबंध थे, जान देते थे एक दूसरे पर। तुम्हें पता भी है कि उनके और हमारे परिवार के बीच में सदियों से अच्छे संबंध हैं, और तुम पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। अम्मा: देव, तुम्हें कौन से एंगल से उस मासूम सी प्यारी सी बच्ची में खतरनाक कातिल नजर आ रहा है? खबरदार अगर उस बच्चे के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा बोला तो। देव हकलाते हुए: पिताजी, अम्मा। पिताजी: क्या वो बच्ची यहीं रहेगी, और ये मेरा फैसला है, समझ गए तुम? पिताजी और अम्मा की घुड़की से देव तो वहां से दुम दबाकर पतली गली से खिसक लिया। नीलांजना को घर के बाहर का रास्ता दिखाने की उसकी चाल उल्टी ही पड़ गई। देव अपने कमरे में जाकर खुद से ही बड़बड़ाने लगा: हे भगवान, ये लड़की तो आफत की पुड़िया नहीं बल्कि कोई जादूगरनी जान पड़ती है। क्या जादू किया है मेरे ही माँ बाप मेरी ही बात मानने को तैयार नहीं है। देव दीवार पर हाथ मारते हुए: इस लड़की को पूरी दिल्ली में कोई और कॉलेज नहीं मिला था क्या? हे भगवान, इसे मेरे ही कॉलेज में क्यों भेजा आपने? कुछ तो दया की होती मुझ पर। इस लड़की ने मेरे ही कॉलेज में दाखिला लेकर मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मुझे लगा था कॉलेज में जाऊंगा तो मेरे कूल लुक्स पर 2-4 लड़कियां तो फिदा हो ही जाएंगी। फिर उनसे मुझे जो सबसे अच्छी लगेगी, जिसे देखकर मेरे दिल के तार छिड़ जाएंगे, उसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा। वाह, कितना मज़ा आएगा। पहले छुप छुप कर बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, फिर एक दिन अम्मा और पिताजी के सामने हमारे प्रेम प्रसंग का खुलासा हो जाएगा। फिर मैं किसी फिल्मी हीरो की तरह बगावत करूँगा। लेकिन इसने तो मेरे सारे प्लान्स पर पानी ही नहीं बल्कि पानी की पूरी बाल्टी ही उठाकर उड़ेल दी है। ऊपर से डिपार्टमेंट भी सेम ही है। मेरी सारी गतिविधियों पर पहले नज़र रखेगी और फिर घर आकर अम्मा और पिताजी को सब बताएगी। पर पहले दिन ही मैं इसको बता दूंगा कि मेरे ग्रुप से ज़रा दूर रहे, क्योंकि मुझे चिपकू लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले ही देव के दिमाग की स्क्रीन पर दोस्तों का एक ग्रुप बन गया था, जिसमें ऑफ कोर्स कुछ लड़कियां भी होंगी। लेकिन देव को बेइज्जती का पहला एहसास ही उस वक्त हुआ जब अगले दिन नाश्ते के टेबल पर बैठी नीलांजना पहले अम्मा और फिर देव को संबोधित करते हुए बोली: आंटी, आपको पता है कि को एजुकेशन में हर तरह के लड़के लड़कियां होते हैं। मैंने चूँकि ऐसे ही स्कूलों में पढ़ा है, इसीलिए मैं बड़ी सावधान हूँ इस मामले में। मुझे नहीं पड़ना इन सब चक्करों में। आखिर घर से इतनी दूर मैं अपना करियर बनाने आई हूँ। देव, आप भी प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा। कॉलेज में बिना ज़रूरत मुझसे बात मत कीजिएगा। सब लोग नोटिस करते हैं और फिर मेरी इमेज खराब हो जाएगी। नीलांजना की बातें सुनकर तो खाते हुए देव का मुंह खुला का खुला ही रह गया। देव तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं रहा। यानी कि नीलांजना ने खुद ही मन में गढ़ लिया था कि देव उससे बात करने के बहाने ढूंढेगा। देव ने सोचा, वाह भाई, बड़ी चालाक है, इसने तो उल्टा पासा ही पलट दिया। इसको लेक्चर देने का प्लान तो मेरा था, लेक्चर उल्टा इसी ने मुझे दे डाला। देव ने दिल ही दिल में उठते उबाल को बड़ी मुश्किल से दबा दिया, जबकि अम्मा नीलांजना की समझदारी वाली बात पर निहाल हो गई थी। बस फिर तो यह सिलसिला शुरू हो गया। देव नीलांजना से चिढ़ता गया और अम्मा उसकी दीवानी होती गई। लेकिन यह दीवानगी इस हद तक जा पहुंचेगी, इसका देव को बिल्कुल आइडिया न था। उस वक्त तक जब तक नीलांजना धीरे धीरे घर का हिस्सा बनने लगी, और अब नीलांजना से वह सबके लिए बन गई नीलो। आखिरकार 3 साल का अरसा कम तो नहीं होता। अम्मा तो अम्मा, पिताजी भी हर बात पर उसे सराहने लगे थे। अब घर में सुबह की शुरुआत नीलांजना की कोयल जैसी मधुर आवाज में आरती से होती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कुछ भी कहो, नीलांजना गाती बड़ा ही मधुर थी। एक दिन नीलांजना अम्मा से बोली,
आंटी, फ्रिज में हर समय कोल्ड ड्रिंक्स मत रखा करें, हजार बीमारियों की जड़ है ये। उसने टेबल पर अम्मा के साथ खाना लगवाते हुए अम्मा को सलाह दी। बस बेटा, क्या करें, देव खाने के बाद एक दो घूंट जरूर लेता है, उसकी वजह से मुझे रखनी ही पड़ती है, अम्मा ने लापरवाही से कहा। नीलांजना, मना क्या करे ना आंटी, आपको नहीं पता आंटी, मैं पढ़वाऊंगी किसी दिन आपको इन कोल्ड ड्रिंक्स के नुकसान के बारे में। ये कोल्ड ड्रिंक्स मीठा जहर है, मीठा जहर। अगर देव इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पिएगा तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और नीलांजना ने ना जाने कहाँ से अम्मा को कोल्ड ड्रिंक्स के इतने नुकसान गिनवा दिए कि अम्मा अब मेहमानों के सामने भी कोल्ड ड्रिंक्स के बदले फ्रेश जूस रखने लगी। पता नहीं अम्मा की सारा जीवन बचत करने की आदत कहाँ जा सोई। एक आध बार कभी अम्मा तो कभी पिताजी देव को कोल्ड ड्रिंक्स पीने पर ज़रूर टोक देते थे, लेकिन देव ने अपने घर में कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर इतना खतरनाक बायकॉट आज तक नहीं देखा था। बात चूंकि इकलौते लाडले बेटे के स्वास्थ्य की थी, तो अम्मा ने बिल्कुल रिस्क ना लेते हुए सारे कोल्ड ड्रिंक्स उठाकर घर से बाहर फेंक दी, जिसकी सारी कसर देव कॉलेज में पूरी करने लगा। कभी कोक, कभी पेप्सी, कभी मरिंडा की बोतल हाथ में उठाए इतनी बार नीलांजना के आगे से गुजरता कि 10-15 दिनों में ही वह इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से ग्रस्त होकर हॉस्पिटल जा पहुंचा। इन दिनों वैसे नीलांजना ने देव का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन देव को नीलांजना एक फूटी आँख नहीं भा रही थी, क्योंकि देव के अनुसार उसके इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैडम नीलांजना ही थी, क्योंकि घर में देव थोड़े कम कोल्ड ड्रिंक्स पीता था, परंतु कॉलेज में नीलांजना के जिद में उसने कोल्ड ड्रिंक्स को पानी की तरह पिया। खैर, जल्द ही देव की आंतों का इन्फेक्शन ठीक हो गया और अब उसने खुद ही कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दिया। एक दिन नीलांजना पिताजी को अखबार पढ़ते देख उनके पास आकर सोफे पर बैठ गई। नीलांजना, भगवान का शुक्र है अंकल कि आप अखबार पढ़ने के शौकीन हैं। पिताजी, हाँ बेटा, मेरा तो ये हाल है कि सुबह में जब तक अखबार न पढ़ लूँ मेरी तो सुस्ती ही दूर नहीं होती। नीलांजना, सही कहा आपने अंकल, कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है। आपकी वजह से घर में हर दिन अखबार आता है तो आपके साथ साथ मेरे भी मज़े आ जाते हैं। पिताजी उसकी इस बात पर मुस्कुरा देते हैं। नीलांजना, अंकल, पिताजी ने तो मुझे बचपन से ही अखबार पढ़ने की आदत डलवाई है, वरना तो आजकल के नौजवानों का तो अखबार पढ़ने का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। पिताजी, हाँ बेटा, सही कहा तुमने। नीलांजना, वही तो अंकल, अब भला आप ही बताएं, एक अखबार आपको जितना अपडेट कर सकता है भला कोई और चीज़ कर सकती है क्या? इसीलिए तो आजकल के यंग डिग्री होल्डर्स इंटरव्यू में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने सब्जेक्ट के नॉलेज तो होती है मगर इसके अलावा बाहरी दुनिया का कुछ भी पता नहीं होता। नीलांजना हंसते हुए, अंकल, कुछ लोगों को तो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम भी मालूम नहीं होता। पिताजी भी इस बात पर हंस पड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी लुप्त हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे नीलांजना न्यूज़पेपर को लेकर लेक्चर दिए जा रही थी, वैसे वैसे पिताजी के दिमाग पर जोर डालने के बाद भी ऐसा कोई पल याद नहीं आया जब उन्होंने अपने लाडले देव को अखबार पढ़ते हुए देखा हो। अब भला अपनी इकलौती संतान को लाइफ में, करियर में फेल होते कौन माँ बाप देखना चाहेंगे? बस फिर क्या था, उस दिन के बाद तो देव के लिए ज़रूरी हो गया कि वह हर दिन शाम को 7 बजे एडिटोरियल्स पढ़कर पिताजी को सुनाए, क्योंकि देव सीधे तरीके से मानने वाला था नहीं। इसीलिए पिताजी ने ये तरकीब लगाई। बेचारा देव अब तो फंस चुका था। शाम को जब नीलांजना किसी काम से देव के कमरे में आई तो देव गुस्से से, ये अखबार में एडिटोरियल पढ़कर सुनाने वाला घटिया आइडिया तुम्हारा ही होगा, है ना? नीलो, देव को चिढ़ाने के अंदाज में, हाँ था तो मेरा ही, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? देव उसके इस बात पर खींचते हुए, देखो, तुम यहाँ मेहमान हो तो मेहमानों की तरह रहा करो, और ख़ासकर मेरे मामले में तो बिल्कुल टांग मत अड़ाया करो। नीलो देव के मज़े लेते हुए, अच्छा बाबा ठीक है, नहीं अड़ाऊंगी टांग, पर हाथ तो अड़ा सकती हूँ ना? देव उसको गुस्से से घूर कर देखता है। नीलो, तब तक नीलो हंसते हुए वहाँ से भाग जाती है। एक दिन शाम को नीलो देव की शर्ट पर इस्त्री कर रही होती है
गलती से शर्ट के पीछे की साइड जल जाती है और उसमें एक बड़ा सा छेद हो जाता है। नीलू अपनी उंगली दांतों तले दबाते हुए, ओ माँ ये क्या हुआ? अभी अगर देव को बताऊंगी तो बड़ा ही गुस्सा करेगा। ऐसा करती हूँ, तय बनाकर यूं ही रख देती हूँ और वो बिना किसी को बताए शर्ट ऐसे ही रख देती है। अगले दिन देव कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है और बिना देखे ही शर्ट उठाकर पहन लेता है। जब वह तैयार होकर नीचे नाश्ता करने आता है तो पिताजी की नज़र उसकी जली हुई छेद वाली शर्ट पर पड़ती है। देव, ला 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 ला, अम्मा नाश्ता ले आओ जल्दी वरना मैं लेट हो जाऊंगा। सोनू मेरा इंतज़ार कर रहा है। पिताजी, बेटा देव तुम्हारी शर्ट तो बड़ी अच्छी लग रही है। देव, थैंक यू पिताजी, मैंने परसों ही नई खरीदी है। पिताजी, लगता है मार्केट में नया डिज़ाइन आया है। देव, अपनी तारीफ सुनकर पिताजी के सामने थोड़ा कूल बनते हुए अपनी शर्ट का कॉलर पकड़कर गर्व से कहता है, यस पिताजी, एकदम न्यू ब्रांडेड है। आपको तो पता ही है पिताजी, आपके बेटे की चॉइस कोई ऐसी वैसी नहीं है। आपके बेटे का तो स्टाइल ही अलग है। पिताजी, वाकई बेटा काफ़ी अलग स्टाइल है, एकदम हटके। अब पिताजी के लिए उनकी हंसी रोकना मुश्किल हो गया था, इसलिए जब कंट्रोल नहीं हुआ तो उनके हंसी के फव्वारे छूट पड़ते हैं। ये सब नज़ारा किचन में से जो नीलांजना, अम्मा और गंगा देख रहे थे, अब वो भी ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं और सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। देव भी हैरानी से सबको देखता रहता है कि आखिर इन लोगों को हुआ क्या है। पिताजी को उसकी शर्ट को लेकर टिप्पणी और सबको उस पर यूँ हंसते देखा, वह कहीं ना कहीं वो समझ जाता है कि कोई ना कोई चोर उसके कपड़े में ही है। जैसे ही वो खड़ा होकर अपने आप को आदमकद शीशे में आगे पीछे से देखता है, उसको शर्ट के बैक साइड पर एक बड़ा सा छेद दिखाई देता है, जिसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और गुस्से से घर में काम करने वाली लक्ष्मी को चिल्लाकर आवाज़ लगाता है। देव चिल्लाते हुए, लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी, जी छोटे मालिक। देव, अगर तुमसे मेरी शर्ट जल गई थी तो बताया क्यों नहीं? चुपचाप मेरे कपड़ों में ऐसे ही तह बनाकर रख दी। अगर मैं ऐसे ही कॉलेज पहुंच जाता तो? लक्ष्मी, पर छोटे मालिक कल तो मैंने आपके कपड़े इस्त्री किए ही नहीं थे। देव, तुमने नहीं किए तो फिर किसने किए? लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती। लक्ष्मी की बात सुनकर देव समझ जाता है कि ये कारनामा नीलो का ही है। वो गुस्से से नीलो को घूरता हुआ ऊपर अपने कमरे में चेंज करने चला जाता है। पीछे से सब उसको देखते रहते हैं। अभी तक किसी की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे ही खट्टी मीठी नोक झोंक में समय गुजरता रहा। अम्मा को नीलांजना की सूरत में जैसे अपनी सहेली मिल गई और पिताजी, उनको तो हमेशा से एक बेटी की चाह थी। 3 साल में वह घर का ज़रूरी हिस्सा बन गई। पिताजी अपने दोस्तों से नीलांजना को बेफिक्र होकर मिलवाते। अम्मा अपनी सहेलियों के आगे उसके गुण गाती। देव उनकी इकलौती संतान थी। वह घर से बाहर चला जाता तो अम्मा घर में अकेले बौखलाई फिरती रहती, जिससे उनका बीपी हमेशा हाई रहता था। लेकिन अब नीलांजना उन्हें किसी न किसी काम में लगाए रखती। अम्मा की सेहत पर अब काफ़ी पॉजिटिव असर दिखने लगा था। अम्मा जो कॉलोनी के पार्क का एक चक्कर भी पूरा न कर पाती थी, अब उसके साथ बातों में बिजी होकर दो चक्कर लगा लेती। अम्मा का वज़न कुछ कम होने के साथ साथ जोड़ों के दर्द में भी काफ़ी फर्क पड़ गया। पिताजी का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कुछ कम हो गया, क्योंकि पिताजी खाने पीने के बहुत बड़े शौकीन थे, एकदम फूडी। अब अम्मा कहाँ तक उनकी फरमाइशें पूरी करती, इसलिए वह मार्केट जाकर खूब जी भरकर चाट पकौड़ियाँ खाते। जब गाजर का हलवा खूब सारा खोया डलवाकर पिताजी घर लेकर आते तो खूब ही खाया जाता। और छोले भटूरे तो उनकी फेवरेट डिश थी। जलेबियों पर तो पिताजी देखते ही टूट पड़ते थे। इसके अलावा उन्हें पनीर, नान, आलू की कचौड़ी, भरवा पूरियाँ, रसगुल्ले और रसमलाई बहुत भाती थी। जैसे ही मौसम कुछ करवट लेता, हल्के से बूंदाबांदी शुरू नहीं होती कि पिताजी पहुंच जाते चैन चाट भंडार और भगत जी स्वीट्स पर अब नीलांजना को जब जब पढ़ाई से फुर्सत मिलती, वह किचन में जाकर एक से बढ़िया एक स्वादिष्ट पकवान बनाकर सबको खिलाती। वो घर में ही हेल्दी, हल्के मीठे, हल्के मिर्च मसाले और कम तेल के लाजवाब खाने बनाती कि मन भी भर जाता और पेट पर भी भार नहीं पड़ता, जिससे घर में सभी के स्वास्थ्य पर सुधार दिखने लगा था।
जब ऐसी ऑलराउंडर लड़की सामने हो तो उसको बहू बनाने का ख्याल किसके दिल में पैदा नहीं होगा। ऐसा ही पिताजी और अम्मा के साथ भी हुआ और यूँ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही वह देव की जिंदगी में आ गई। नीलू से शादी करने के लिए उसने हामी कैसे भरी, यह एक अलग ही कहानी है। वो कहानी दरअसल ये है कि देव के पिताजी पढ़ लिख कर एक हाई प्रोफाइल जॉब करना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने ज़बरदस्ती उनको अपने टेक्सटाइल्स के बिजनेस में लगा लिया। बस देव के पिताजी अपना हाई प्रोफाइल जॉब करने का सपना अपने बेटे देव के द्वारा पूरे होते देखना चाहते थे। उनके दिल से ख्वाहिश थी कि देव पढ़ लिख कर कोई हाई प्रोफाइल जॉब करे, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही, क्योंकि देव जॉब नहीं करना चाहता था। उसका इंटरेस्ट तो अपने दादा और पिताजी के टेक्सटाइल्स के कारोबार में था, लेकिन देव के पिताजी उसको बिजनेस संभालने की अनुमति नहीं देते थे, जिसको लेकर अक्सर दोनों बाप बेटों के बीच में अनबन हो जाती थी। जब देव ने नीलू से शादी के लिए साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया, तब पिताजी ने उसके सामने एक शर्त रखी, क्योंकि वो भी बाप थे, अपने इकलौते बेटे के रग रग से वाकिफ थे। उन्होंने शर्त ये रखी कि बेटा, अगर तुझे मेरा बिजनेस संभालना है तो फिर नीलू से शादी तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर बिजनेस भूल जाओ। अब बेचारे देव ने सोचा कि करियर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। इस तरह देव ने पिताजी का बिजनेस पाने के लिए अपने जज्बातों का बलिदान दे दिया और इस कहानी का अंजाम ये हुआ कि नीलू दुल्हन बनी उसके कमरे में मौजूद थी और देव अपने दोस्तों के पास से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, जो उसको पत्नी को हराने का एक से एक आइडिया ठंडी सांसें भर भर कर बता रहे थे। ठंडी सांसें इसलिए भर रहे थे कि वह इन आइडियाज़ को अपनाने के बावजूद पत्नी नाम के जादूगरनी से बच नहीं पाए थे। कोई अपनी पत्नी के हुस्न का कैदी बना हुआ था, तो कोई पत्नी के रौबदार व्यक्तित्व का, कोई भारी भरकम वजूद का, तो कोई अमीर मायके का। किसी की पत्नी में कोई ऐसी खूबी नहीं थी तो उसके 4-5 लंबे चौड़े भाई थे, जिनका ख्याल करके सर्दी में भी पसीना आ जाता था। इसीलिए देव के दोस्त उसको उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाने में व्यस्त थे। उसके दोस्तों का मानना था कि अगर पहली ही रात में खुद को पत्नी के हुस्न के आगे सरेंडर कर दोगे तो जीवन भर पत्नी का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारनी पड़ती है। वे सारी जिंदगी आपके जीवन के किले पर पत्नी नामक राजा का ही राज होता है। पत्नी की गुलामी का हवा ऐसा दिमाग में बैठा कि देव ने सोच लिया कि चाहे कुछ हो जाए, पत्नी को पहली रात ज़्यादा लिफ्ट नहीं करानी है, ज़्यादा भाव नहीं देना है। और देव ने ठीक ऐसा ही किया। तो अब सारे दोस्तों की उम्मीदें देव पर ही टिकी हुई थी। उनका आखिरी सहारा बेचारा देव ही था। लेकिन अब नीलू उसकी पत्नी बनकर दुल्हन के जोड़े में सजी उसका इंतज़ार कर रही थी, जिसके ख्याल से किसी रंगीनी का एहसास देव को गुदगुदा रहा था। और यहाँ देव का पलड़ा भी भारी था कि जो मन में आए बर्ताव करे उसके साथ, क्योंकि जैसा एक तोता वह खुद था, वैसे ही इकलौती नीलांजना भी थी। रिटायर्ड पिताजी, बूढ़ी नानी दादी और दोनों से नाराज़ और परेशान उसकी माँ, कुल मिलाकर यही नीलू का मायका था। वह सारे डायलॉग जो कई दिनों से उसके दोस्त रटवा रहे थे, अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए, डायलॉग दोहराते हुए देव ने कमरे में एंट्री मारी तो जैसे उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। यह उसका ही कमरा था, लेकिन पूरा कमरा सफ़ेद और लाल गुलाबों से सजा हुआ था। गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू देव को मदहोश किए जा रही थी। सामने लाल रंग के जोड़े में नीलू यूं दमक रही थी जैसे किसी राजघराने की राजकुमारी हो। झुकी नज़रों के साथ वे ऐसे बैठी थी जैसे कोई मोमी मूर्ति। उसने ज़रा सा दुपट्टा सेट करना चाहा तो चूड़ियों ने जल तरंग सा बजा दिया। देव अभी दरवाजे में ही खड़ा नीलू को निहार रहा था। यह वो नीलांजना तो नहीं थी, सीधी सादी, हर तरह के साजो सजावट और बनावटी मेकअप से दूर। ढीली ढाली कुर्ती की तरह कमीज और मैचिंग ट्राउजर्स में ही देखा था हमेशा देव ने उसको। आज तो नीलू का रूप एकदम बदला हुआ था, इसीलिए तो पार्लर वाले हज़ारों रुपये बटोरती हैं। उसने खुद को नीलू के आगे घुटने टेकने से रोकने के लिए वजह खोजनी शुरू कर दी। थोड़ा सा खंकार कर उसने कमरे में एंट्री की। मुझे नीलू की खूबसूरती के जाल में नहीं फंसना है, ये तो देव ने कमरे में आने से पहले ही तय कर लिया था। मगर दिल पर कभी किसी का काबू चला है? देव का दिल फिर भी नीलांजना को नज़र भरकर देखने को चाह रहा था।
बहरहाल देव कुछ लापरवाह से अंदाज में उसके पास आकर बेड पर गिरने के सी अंदाज में आ बैठा। वह थोड़ा सा सिमटे जैसे नर्वस हो रही हो। देव ने धीरे से नीलो का हाथ अपने हाथ में लिया। देव का स्पर्श पाते ही नीलो के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। देव ने फिर धीरे से उसका घूंघट उठाया। आज नीलांजना बला की खूबसूरत लग रही थी। देव की नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। देव ने नाजुक सी चैन निकालकर उसकी खूबसूरत गर्दन में पहनाते हुए चैन का लॉक जानबूझकर थोड़ी देर में बंद किया। चैन पहनाकर पीछे हटते हुए उसने साफ तौर पर नीलों की रुकी हुई सांसें महसूस की। माहौल का असर था या रिश्ते की खूबसूरती, या वह कुछ शरारत करना चाह रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था वैसे ही उसे अपने दोस्तों के बताए पत्नी के सामने घुटने ना टेकने के सारे टोटके याद आने लगे। देव ने खुद को संभाला और तकिया खींचकर कोहनी के नीचे दबाए हुए वह नीलो के सामने आ बैठा। देव, देखो नीलो, बात यह है कि, वह खंकार कर बोला, हम दोनों के लव मैरिज तो है नहीं जो सपनों की दुनिया में रहते हुए शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करें। मैं वैसे भी प्रैक्टिकल टाइप का बंदा हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि तुम मेरी सारी आदतें अच्छी तरह जान लो, ताकि आगे चलकर ना तुम्हें कोई दिक्कत हो और ना मुझे। नीलो ने शर्माते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और फिर देव अगले आधे घंटे तक लगातार बोलता रहा, बिना किसी फुल स्टॉप और कोमा के, क्योंकि देव अपनी पसंद नापसंद की एक लंबी लिस्ट अपने साथ लेकर आया था। या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि देव पहली ही रात में नीलो को बाकी देसी भारतीयों पत्नी वाले हथकंडे ना अपनाने के लिए चेतावनी दे रहा था। देव ने अपनी बात कहना शुरू की, देखो नीलो, कुछ चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। यह हम दोनों के रिश्ते के लिए अच्छा होगा, ताकि ना तुम मुझसे कोई छोटी उम्मीदें पालो और ना ही मैं तुमसे। हाँ, तो पहली बात ये कि मेरी तरफ से तुम अपने मायके कभी भी कितने भी दिन के लिए जाओ, लेकिन तुम मुझ पर वहाँ लाने ले जाने के लिए बिल्कुल दबाव नहीं डालोगी। और दूसरी बात ये कि मुझे ये लड़कियों के शॉपिंग वॉकिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए तुम मुझे शॉपिंग चलने के लिए नहीं कहोगी और बार बार इधर उधर घूमने और होटलिंग के लिए भी नहीं कहोगी। मैं रात में कितनी भी देर अपने दोस्तों के साथ बैठ कर आऊँ, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी। इसी प्रकार की बातों की लंबी लिस्ट देव ने नीलो को सुना डाली और बेचारी नीलो देव की हर बात में बस हाँ में हाँ मिलाती गई। तुम्हें कुछ कहना है? देव ने अपनी बात खत्म होने के बाद नीलांजना को भी बोलने का मौका देते हुए उस पर जैसे कोई एहसान सा धरा। नीलांजना, कहना तो है, अगर आप बुरा ना माने तो। दोस्तों, जिस तरह देव ने अपनी पसंद नापसंद की लंबी लिस्ट पहले ही रात में नीलो के सामने पेश कर दी, या नीलो को भी अपने अस्तित्व का बचाव करते हुए अपनी शर्तें देव के सामने रखनी चाहिए, या बस सिर झुकाकर देव की सारी शर्तें मान लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।